नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम हेलो एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। 10वीं और 12वीं के बाद क्या करें? स्टूडेंट्स और अभिभावक के सामने ये एक सबसे बड़ा सवाल है। रिजल्ट आ गया है तो अब दाखिला कहां लें? स्टूडेंट्स अपना करियर कैसे चुने? उसकी तैयारी कैसे करें? एडमिशन के लिए क्या करें? कम मार्क्स अगर आ गए हैं तो, और महंगे कोर्स हैं और आपका बजट उतना नहीं है तो विकल्प क्या हो सकता है? किस स्ट्रीम का चुनाव करें? किस संस्था से पढ़ाई करें और कहां बेहतर जॉब मिलेगा? किस कोर्स का फ्यूचर ब्राइट है और प्रोफेशनल कोर्स कैसे करें या कंपटीशन की तैयारी कैसे करें? हमारे इस खास पेशकश में इन सभी सवालों के आपको जवाब मिलेंगे। और देखिए, हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारा एक एक्सपर्ट पैनल भी जुड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन आप लोगों से करा देती हूं। अभिनव प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो एक करियर एक्सपर्ट हैं। अनु सृष्टि जुड़ी हुई हैं जो बिशप स्कॉट बॉयज स्कूल की टीचर हैं। डॉक्टर अखिलेश कुमार जुड़े हुए हैं जो प्रोफेसर हैं साइंस कॉलेज के, साथ ही वो एक करियर काउंसलर भी हैं। गणेश कुमार हमारे साथ हैं जो सोशल साइंस के शिक्षक हैं केंद्रीय विद्यालय से। सबसे पहले अभिनव प्रकाश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, अमूमन ऐसा देखा जाता है कि बच्चों के सामने 10th और 12th के बाद एक बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं। बच्चों को समझ नहीं आता कि वो किस विषय को लेकर आगे बढ़े या फिर किस कोर्स को लेकर आगे बढ़े। और कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे हल्के में लेते हैं सभी चीजों को। उन बच्चों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो अपने कोर्स की, आगे के कोर्स की प्लानिंग किस तरीके से करें? जी, ये बहुत ही एक अच्छा सवाल है। हमारे समाज में हमेशा दो प्रकार के बच्चे हमें देखने को मिलते हैं या हमें उनसे बात करने का मौका मिलता है। एक वैसे बच्चे होते हैं जो प्रोएक्टिव कहलाते हैं, जो अपने करियर को बनाने के लिए, अपने करियर को बनाने के बारे में होमवर्क करके बैठते हैं, तैयारी की रहती है। और एक ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें हमेशा बताना पड़ता है कि आप ऐसे पढ़ो, ऐसे करो तो आपके करियर में आप कुछ अच्छा बन पाएंगे, अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। तो इन जो दोनों तरह के बच्चों का एक मिला करके एक हमारे समाज में जो बच्चे होते हैं, उनमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी 3 लोगों की आती है। एक उसमें सबसे पहले बच्चे, दूसरे इंस्टीट्यूशन जो उनको गाइड करते हैं, जो उनके अभिभावक हैं, टीचर हैं, जो उनसे डेली मुलाकात होती है उनकी, तीसरे उनके पेरेंट्स। इन तीनों का मिला करके एक टीम एफर्ट होता है जो एक बच्चे को करियर बनाने में मदद करता है। ये कोई एक ऐसी बात नहीं होती कि आज बच्चे ने बैठ करके सोचा कि मुझे ये बनना है, मुझे आगे जीवन में वो करना है और कल से वो उसी डायरेक्शन में सिर्फ सोचने लगेगा या करने लगेगा तो होगा। इट्स अ कंप्लीट प्लान वर्क। होमवर्क होता है, रिसर्च की जाती है। एक ऐसे भी बहुत पुरानी सेइंग्स है, बहुत पुरानी कहावत है, इफ़ यू आर प्लानिंग टू फेल यू आर प्लानिंग टू फेल, यू आर प्लानिंग सॉरी इफ़ यू आर फेलिंग टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। तो इससे साफ समझ में आता है कि हमारे समाज में जो बच्चे होते हैं, अभिभावक होते हैं और जो शिक्षक होते हैं, इनके बीच बहुत पहले से बातें होती हैं कि आपको आगे चल के क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, किसको लेने से करियर कैसा बनेगा। वैसे बच्चे अभी जाकर के ब्लैंक हो जाते हैं जिन्होंने इन सारी चीज़ों के बारे में कभी अपने अभिभावक से, अपने शिक्षक से कभी नहीं पूछा, कभी अपने समाज में किसी रोल मॉडल को अनुसरण नहीं किया। उनने कभी सोचा नहीं कि डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लॉयर बनेंगे, जज बनेंगे, एडवोकेट बनेंगे, सोशल सर्विस में जाएंगे, पॉलिटिशियन बनेंगे, टीचर बनेंगे। सो देयर आर एन नंबर ऑफ करियर ऑप्शंस जिसके बारे में हमें एक सही उम्र से बच्चों से बात करना शुरू करना चाहिए। ये बहुत इनिशियल फेज़ है। ब्लैंक होने के बाद इन बच्चों को अब क्या करना चाहिए कि सबसे पहले एक जेन्युइन ओपिनियन लेना चाहिए। किसी ऐसे हमारे पास कहा जाता है कि समाज में हर कोई फ्री में एडवाइस देता है। ये बहुत ही डेंजरस प्रोसेस है क्योंकि किसी ने कहा था, किसी ने सुना है, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी या जेन्युइनिटी नहीं होती। और मैक्सिमम हमारे समाज में बच्चों को गलत एडवाइस मिलने के वजह से या सही गाइडलाइन आप कह सकते हैं नहीं मिलने के वजह से बच्चों का करियर ख़राब होता है। कई बार जो पीयर ग्रुप होते हैं, पेरेंट्स के दोस्त हो गए, बच्चों के फ्रेंड्स हो गए, उनके बड़े भैया दीदी हो गए, जो किसी ने कभी पढ़ाई की थी, कहीं से कुछ सुना था किसी शहर के बारे में, उसका अनुसरण करने लगते हैं। जैसे कहते हैं फॉलो करना, ओनली फॉलो, नो रिसर्च। तो ऐसे बच्चे हमेशा अपने करियर में कुछ गड़बड़ कर बैठते हैं या फिर अपने डिज़ायर्ड करियर ऑब्जेक्टिव तक वो नहीं पहुंच पाते।
तो बहुत प्लानिंग की ज़रूरत होती है और इन तीन इंस्टीट्यूशन, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, ये तीनों मिल करके एक बहुत सही समय पे एक बुनियाद रखते हैं और वो बच्चे, ट्रस्ट मी, कभी अपने करियर में ब्लाइंड नहीं होते, ब्लैंक नहीं होते, आउट ऑफ थॉट्स नहीं होते। उनको पता होता है आज वो कहाँ हैं, कल उनको कहाँ जाना है। इसके बीच का जो ब्रिज है, इसके बीच में बहुत सारे, एक होता है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, एक होता है शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। तो वेल ऑन टाइम प्लानिंग से ये चीज़ों को ब्रिज किया जा सकता है। जब आप एक ऐसे मुकाम पे आ गए हैं, 10th बोर्ड कंप्लीट हो गया है, 12th बोर्ड कंप्लीट हो गया है, अभी तक आपने नहीं सोचा, तो अभी भी सोचने का समय है। अपने मार्क्स को एनालाइज करिए, एनालिसिस में किसी एक्सपर्ट का आप हेल्प लीजिए। आपके जैसे कहते हैं ना कि किसी का हाथ देख के कुछ लोग बता देते हैं कि आप ऐसे करिए वैसे करिए, जो हमारे समाज में एक प्रथा है, उसी तरीके से आप अपने इंस्टीट्यूट के टीचर से बात करेंगे, अपने पेरेंट्स से बात करेंगे, एक्सपर्ट से बात करेंगे, तो कई बार वो आपके मार्क्स को देख के आपकी क्वालिटीज़, आपकी कैपेबिलिटीज़, आपके स्किल्स, आपके वीकनेसेस, आपके स्ट्रेंथ को वो आइडेंटिफाई करते हैं। काउंसलर्स कुछ देर आपसे बात करेंगे, कुछ दिनों तक आपसे बात करेंगे, तो आपके बारे में वो समझेंगे, फिर वो आपके बारे में एक सही ओपिनियन दे सकते हैं। तो टीचर्स आपके बहुत अच्छे काउंसलर्स होते हैं, वो आपके इन एंड आउट्स को जानते हैं। रिक्वेस्ट देम, टेक हेल्प कि क्या कर सकते हैं, मेरे मार्क्स के बेसिस पे क्या है। कई बार ऐसी भी चीज़ें होती हैं हमारे समाज में कि बच्चों को सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए। एक होता है विल पावर, स्पार्क, फायर, मोटिवेशन कि मुझे ये करना है, आज मैं क्या हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर बच्चा एक समय पर अपने जैसा होता है, हर कोई सेम नहीं होता, हर कोई अपने इंडिविजुअल अलग तरीके का बच्चा होता है। और जब उन्होंने कोई चीज़ ठान ली है कि मुझे ये करना है, वो इंस्पिरेशन कुछ भी हो सकता है। आपकी फैमिली की दिक्कत हो सकती है, आपकी ज़रूरत हो सकती है, आपके पीयर ग्रुप, आपके फ्रेंड्स ऐसे सक्सेसफुल करियर में चले गए हैं, शायद कहीं आप छूट गए हैं। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, आपको ड्राइव करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। तो आपका फैक्टर क्या है, व्हाट इज़ योर मोटिवेशनल थिंग जो आपको मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है? वैल्यूज़, समाज में इज्जत, रिस्पेक्ट, पैसे, यू वांट टू बी रिच, वेल्दी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो चीज़ों को बच्चे को ध्यान में रखना होता है। इट्स अ स्लो एंड स्टडी प्रोसेस जो पहले से करना चाहिए, अभी भी नहीं किया है, कभी इट्स नेवर लेट, कभी लेट नहीं हुआ है। आप जब शुरू करेंगे तब से अच्छा कर सकते हैं। इट्स अ लाइफ विच वी कैन गो अहेड विथ गुड प्लानिंग। बिल्कुल अभिनव जी, जो बच्चों आपने को अभी बहुत ही समझ नहीं अच्छी आ रहा बात है कही कि एक सही गाइडलाइन मिलना एक बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को सही गाइडेंस मिले कि उस हिसाब से बच्चे अपना करियर प्लान कर पाए। तो देखिए, कोरोना और लॉकडाउन की वजह से इस बार सबसे ज़्यादा पढ़ाई पर असर पड़ा है। अब शिक्षण संस्थान खुल चुके हैं। जमुई के छात्र 10वीं और 12वीं के बाद करियर ऑप्शन को लेकर जानकारी चाहते हैं। मैं कात्यायनी पराशर जमुई से हूँ। मैंने इस बार 12th पास किया है 97% से और मुझे सीए बनना है, लेकिन कोविड के कारण बहुत सारी परिस्थितियाँ ख़राब हो गई हैं और बाहर जाके प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी करनी होती है, लेकिन बाहर जाने का कोई प्रबंध नहीं है। फैलता हुआ कोरोना बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। कैसे प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी होगी, वो बहुत ही मुश्किल चीज़ है। तो प्लीज़ बताएं कि कैसे क्या करना है। मैं सुब्रत जमुई से इस बार 12 पास किया हूँ और इस बार सीबीएसई एवरेज मार्किंग कर दिया है, जिसके कारण कंपटीशन का परीक्षा देने में बहुत दिक्कत हो रही है। और भी कोई परीक्षा में कट ऑफ ज़्यादा चल जाता है, जिसके कारण फिर बाद में दिक्कत हो सकती है। और बहुत जगह सीबीएसई क्लास 12 का रिज़ल्ट वैलिड होता है, जहाँ पर मार्क्स से ही फ्यूचर तय किया जाता है, तो उस जगह हम पिछड़ सकते हैं कम मार्क्स आने के कारण। मेरा नाम प्राची खेतान है एंड मैंने अभी 12th पास किया है विथ 95.6%। एंड मेरा सवाल है कि मैं आगे किस कॉलेज में जाऊँ एंड मुझे कौन से स्ट्रीम में लेना चाहिए। मेरा नाम स्मृति कुमारी है और मैंने 10th पास किया है और मैं ये जानना चाहती हूँ न्यूज़ 18 से कि आगे हम कौन से स्कूल में जाएं और अपना फ्यूचर कैसे ब्राइट करें आगे की स्टडी के लिए। 94.8% से मैं अभी
क्लास 12th में पास किया हूँ, PCM सब्जेक्ट था मेरा। और अभी मेरा ये डाउट है कि मैं अभी आगे अपना फर्दर स्टडीज़ किस स्ट्रीम से, मतलब किस कोर्स से करूँ, और मैं आगे क्या, मतलब कौन सा कोर्स मेरे लिए बेटर होगा और बेस्ट होगा। मेरा नाम नाजिया प्रवीण है और मैं क्लास 12 CBSE पब्लिक स्कूल गोपालगंज से 97.2% से पास की हूँ। और मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं 12th के बाद मैं क्या करूँ, मतलब किस चीज़ का प्रिपरेशन करूँ, किस लाइन में जाऊँ और कैसे पढ़ाई करूँ। तो देखिए, ये सभी जो बच्चे थे वो जमुई ज़िले के थे। अनुसृष्टि जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। इन सभी बच्चों के सवाल आपने सुने। एक चीज़ कॉमन थी कि कोरोना की वजह से जिस तरीके से इनके पढ़ाई हैम्पर हुए हैं, उस वजह से भी बच्चे काफ़ी डरे हुए हैं इसे लेकर कि आगे क्या वो कोर्स चूज़ करे ताकि वो ज़्यादा प्रभावित ना हो उनका पढ़ाई आगे चलकर भी। वैसे बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगी? तो परसेंटेज तो उनका बहुत अच्छा है मैम, ठीक है। अगर हम लोग मार्क्स बेसिस पे बात करते हैं, अगर हम उनकी कैलिब्रिटी की बात करते हैं मैम, तो मेरा ऐसा मानना है कि एक बच्चा जो अभी 12th पास किया या 10th पास किया है, उसे खुद को ये पता होता है कि उसने किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, किस में वो बेस्ट है और किस में वो बेस्ट बन सकता है। तो मेरी तरफ से तो मैं उसे यही सलाह देना चाहूँगी कि आप लोग बिल्कुल अपनी अंदर की क्षमता को पहचानिए, आप लोग समझिए कि आप किस में बेस्ट हैं। अगर आप बायोलॉजी स्ट्रीम में बेस्ट हैं तो आप प्लीज़ उस तरह की बहुत सारी पढ़ाइयाँ हैं, मेडिकल है, बायोटेक्नोलॉजी है, आप उधर जा सकते हैं। अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो ये मानते हैं कि कोरोना की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, दे आर नॉट फाइनेंशियली वेल ऑफ, तो कोई बात नहीं है। हमारे पास कोरोना ने एक सबसे बेहतर चीज़ दिखाई है हमें, विच इज़ ऑनलाइन एजुकेशन। यू गाइज आर वेरी लकी कि आप लोगों के समय में इंटरनेट है और आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये जो वर्ड एक्सप्लोर है ना बच्चे, ये आप लोगों के लिए ही है। आप लोग इंटरनेट पे सर्च कीजिए, बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन एकेडमीज़ हमारी चलती है जिससे आप प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी कर सकते हैं। और वहाँ से अगर आप चाहें तो कुछ ऐसे मटेरियल्स भी डाउनलोड कर सकते हैं जो आपके क्लासरूम में नहीं होता है, क्योंकि क्लासरूम में जब हम लोग बैठते हैं तो हमारे साथ बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो एक टीचर का कंसंट्रेशन सारे बच्चों पे होता है। मैं भी एक टीचर हूँ, मैं भी ये मानती हूँ कि जब मैं क्लास में जाती हूँ तो मैं सारे बच्चों को एक समान समझती हूँ, सबकी प्रॉब्लम डील करती हूँ। बट जब आप ऑनलाइन कोचिंग करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, तो उसमें ये चीज़ सबसे पॉजिटिव होता है कि आप अपने टीचर को लेकर 100% फोकस्ड होते हैं और वो टीचर भी आपकी बातों को सुन रहा होता है, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि आप इस चीज़ को मत समझिए कि पैसे से ही हम पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहें तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी इंटरनेट के थ्रू अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। और रही बात कोर्सेज चूज़ करने की, तो कोर्स आप अपने इच्छा के अनुसार चूज़ कीजिए। अगर आप बहुत अच्छे खाना बनाते हैं तो यू कैन गो फॉर अ मास्टर शेफ़। हमारे पास बहुत सारे ऐसे मास्टर शेफ़ हैं जो आज बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे हमारे संजय कपूर सर हो गए, और भी बहुत सारे हैं, आप उधर जा सकते हैं। इफ़ यू आर अ गुड डांसर यू कैन गो फॉर डांसिंग। अगर आप किसी मैथ्स में बहुत अच्छे हैं तो यू कैन गो फॉर PCM। इंजीनियरिंग, IIT मीन्स वॉट एवर यू वॉन्ट। तो मेरा ये मानना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप को समझिए कि आप किस में बेस्ट हैं, ठीक है। आपने 12th पास किया, आपको पता है कि आपका वीकनेस क्या है। हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं विश्वनाथ पटना से। जी विश्वनाथ जी, आप अपना सवाल पूछिए। विश्वनाथ जी, आप अपना सवाल पूछिए। मेरे ख्याल से उन तक हमारी आवाज़ पहुंच नहीं पा रही है। अनु जी, मैं फिर से आपके पास वापस आना चाहूँगी। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपने बड़े भाई बहन को देखकर या फिर अपने दोस्तों को देखकर गलत करियर का चुनाव कर लेते हैं जो कि उनके कैलिबर से कहीं ज़्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? इंस्पिरेशन लेकर नहीं करना चाहिए, ठीक है। इंस्पिरेशन इज़ ओके। मैंने देखा, अगर मैं बहुत अच्छी एथलीट बनना चाहती हूँ, ठीक है, बट मुझे
उतना भागना नहीं आता या मैं उतनी अच्छी बैडमिंटन एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं ट्राई करूँगी। बट अगर मुझे लगता है कि नहीं मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकती हूँ, तो मुझे वहीं पे समझना चाहिए कि मेरी क्षमता क्या है। मैं बार बार बच्चों को यही समझाने की कोशिश करती हूँ कि यू हैव टू नो कि आपकी क्षमता क्या है। और 10th और 12th पास किए हुए बच्चे ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो किस चीज़ में बेस्ट हैं। तो आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, बट अल्टीमेटली आपको डिसीजन अपने करियर का खुद लेना है। एंड इट्स गुड। अगर आप आज अपने करियर का डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि आपको क्या चूज करना है, तो फ्यूचर में छोटी छोटी चीज़ों का डिसीजन लेने के लिए यू ऑलवेज वांट कि आपके साइड कोई खड़े रहे। तो ठीक है, यू हैव योर गार्जियन, यू हैव योर टीचर, बट दे कैन ओनली गिव यू सजेशंस। रेस्ट आपको अपना डिसीजन खुद लेना है। और मेरा तो ये मानना है मैम कि अगर कोई भी बच्चे अपना डिसीजन खुद लेते हैं और अपने आप को खुद पहचानते हैं, तो वो अपने करियर में बिल्कुल सक्सेस करेंगे। बिल्कुल, इंस्पिरेशन ज़रूरी है, लेकिन अपनी क्षमता को भी पहचानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे डॉक्टर अखिलेश कुमार, आप एक करियर काउंसलर भी हैं, तो मैं आपके पास आना चाहूँगी। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को कोर्स की आधी अधूरी जानकारी होती है, उसकी वजह से बच्चे वो कोर्स चुन तो लेते हैं, लेकिन फ्यूचर में जाकर उनको परेशानियाँ होती हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि जल्दबाजी ना करें किसी कोर्स को चुनने को लेकर? बिल्कुल, सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम चलाया है। और ये जो आप बताई हैं कि इस तरह की समस्याएं होती हैं, बहुत बच्चों में देखा गया है कि वो दूसरे की देखा देखी में कोर्स सेलेक्ट करते हैं और उनको उस फील्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। खास करके अभी जो मैं अध्ययन किया हूँ और कैरियर काउंसलर होने के नाते मैंने भी बड़ी परीक्षाएं पास की हैं, उस मद्देनज़र मैं जो देखता हूँ कि जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, खास करके वो दूसरों को देखा देखी वो हर लोग साइंस स्ट्रीम की तरफ भागते हैं, जबकि वही बच्चे अगर आर्ट्स में जाएं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं या कॉमर्स में जाएं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जब वो कुछ दूर की दूरी तय करते हैं तो उनके बाद ऐसा लगता है कि वो गलत लाइन में आ गए हैं, या फिर 2-3 साल उसमें तैयारी करने के बाद उनको सफलता नहीं मिलती है, तब उन्हें लगता है कि मुझे और दूसरा कुछ काम करना था। तो ऐसी परिस्थितियां उनके लिए बहुत खतरनाक होती है। तो इसमें मैं यह भी महसूस किया हूँ कि अभिभावक भी थोड़ी गलती करते हैं। अभिभावक जो पीयर प्रेशर होता है, उनके जो कलीग हैं या जो उनके सोसाइटी के लोग हैं, उनके सोसाइटी के लोगों के बच्चे, या रोकना चाहूंगी, हमारे साथ एक छात्र जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, दुमका से चमकी दत्ता जी, अपना सवाल पूछिए। अभिनव प्रकाश सर से सवाल है जी, पूछिए। अभिनव सर, हेलो जी आप अपना सवाल पूछिए। जी जी जी, मैं अभिनव प्रकाश सर से कहना है कि मैं फ्यूचर में MBA करना चाहता हूँ। तो मैं अभी 12th पास किया हूँ कॉमर्स स्ट्रीम से, तो क्या करने को अच्छा रहेगा? फ्यूचर में मैं MBA करना चाह रहा हूँ। अभिनव जी, आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं, जवाब जानना चाहते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, इनसे बहुत सारे बच्चों को मदद मिलेगी एक चीज़ समझने में कि आप कॉमर्स स्ट्रीम से अगर 12th पास किए हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में बैक ऑफ द माइंड आपके एक ऑब्जेक्टिव है कि आप बिज़नेस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, बिज़नेस एनालिस्ट बनना चाहते होंगे, फिनेंशियल ट्रेडिंग में जा सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जाना चाहते होंगे। तो इसके लिए आपको MBA ज़रूर करना चाहिए। और कैसे आपको इसमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, और उसके पहले एक ग्रेजुएशन, MBA एक मास्टर PG प्रोग्राम है, उसके पहले एक बच्चे को ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करना होता है। तो इसका सही चुनाव करने का सही तरीका ये होगा कि आपको जो 12th में कॉमर्स ने पढ़ाई की है, ये आपको PG कोर्स तक लेके जाना है। आपको बिजनेस मैनेजमेंट आगे करना है तो आप अभी भी BBA एक ऐसा प्रोग्राम है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको करने के बाद आप 12th में भी बहुत अच्छे से ग्रेजुएशन करने के बाद आप PG में MBA करते समय भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके रेप्लिकेट करेंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी पहले से सब्जेक्ट की। तो आप ग्रेजुएशन में भी, और कॉमर्स का भी इम्पोर्टेंस है BBA पढ़ाई में, MBA की पढ़ाई में। तो आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा है वो आपको ग्रेजुएशन में भी हेल्प करेगी BBA सब्जेक्ट लेने से। BBA एज अ करियर, दिस इज़ अ टेक्निकल एजुकेशन BBA। तो आप BBA करेंगे तो आपके पीछे की पढ़ाई में से पढ़ा हुई चीज़ें आपको मदद देंगी। आगे MBA में बहुत सारी चीज़ें
जो एडवांस स्टडीज़ है आप कह सकते हैं बीबीए की, वो एमबीए है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो बच्चे को बीबीए करने के बाद एमबीए में जाना चाहिए और ये एक सही तरीका है। इसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस आपके करियर के खुलेंगे। आप फिनांस सेक्टर में जा सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन बीबीए में भी आप बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, एचआर पढ़ते हैं, बिजनेस एथिक्स पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन पढ़ते हैं, कंप्यूटर पढ़ते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेजेस की पढ़ाई करते हैं। तो इन सारे, दैट मीन्स आप मैथमेटिक्स भी पढ़ रहे हैं, फिनांस भी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज भी पढ़ रहे हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन भी पढ़ रहे हैं। और जब आप मास्टर्स में जाएंगे तो आप इन्हीं किसी सब्जेक्ट्स में एक एज अ मेजर पेपर लेंगे और एज अ माइनर पेपर लेंगे। You can go for marketing sales, you can go for finance, you can go for HR, you can go for अभिनव जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ trade. चुके हैं, हरिकांत बेगूसराय से। हरिकांत, अपना आप सवाल पूछिए। जी जी, प्रणाम सर। प्रणाम मैडम जी। जी, सवाल बोले पूछिए। बोले मैडम जी, हमको आँख खराब होने के कारण एज हमारा 35 साल हो गया, इंटर किए हुए 2nd डिवीजन। हेलो। हाँ, तो आपका सवाल क्या है? तो हम घर बैठे दिन में काम करते हैं, तो रात में अगर पढ़ के हम परीक्षा देना चाहते हैं ग्रेजुएशन करके, या कुछ है उपाय आगे के लिए? डॉक्टर अखिलेश, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए आपकी उम्र 35 साल हो गई है, तो ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो उम्र होते हैं वो 38 साल या 40 साल तक का मैक्सिमम है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप अब ग्रेजुएशन करने का सोचे हैं, तो मुझे लगता है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते 38 साल 39 साल की आयु हो जाएगी आपकी। और वैसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि अब आपको ग्रेजुएशन स्तर का कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, इंटर स्तरीय जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, अगर उसमें कोई फॉर्म निकलता है इस तरह का जिसमें आपका एज ग्रुप शामिल है और आपको एलिजिबिलिटी है उस परीक्षा में सम्मिलित होने का, तो आप जरूर दें। ऐसा नहीं सोचना है कि 35 वर्ष की उम्र में हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक जो मेजर हर्डल है वो हर परीक्षाओं के लिए उम्र निर्धारित है कि इसमें कितने उम्र तक के लोग ये परीक्षा दे सकते हैं। तो वो आप एक बार देख लें और आप अपनी क्षमता का आकलन करें कि आपका कितना सब्जेक्ट में पकड़ है और किस तरह से आप मजबूत हैं विषयों को लेकर के। उस हिसाब से अपना प्लान करें तो आपको सफलता मिलेगी। बिल्कुल। एक अभिभावक भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, गया से आनंद कुमार। आनंद कुमार जी, आप अपना सवाल पूछिए। कह रहे हैं मेरी बेटी के नंबर जो मैट्रिक इस बार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम देखे हो। हेलो जी, पूछिए अपना सवाल। तो कहना चाह रहा है कि कुछ नंबर उसका थोड़ा सा इच्छानुकूल नहीं आ पाया है। जिस समय मेहनत की है, उसमें पढ़ाई हुई है, कोरोना काल के लेके एग्जाम नहीं हुई है, उसके बहुत डिस्टर्ब हुई और मेरिट लिस्ट के हिसाब से रिजल्ट निकाला गया। तो रिजल्ट में संतुष्ट हम भी नहीं है, ना मेरी बेटी भी संतुष्ट में है। और रिजल्ट अच्छा नहीं आने के कारण अब वो मेरी बेटी चाह रही है कि हम साइंस से पढ़ें, साइंस लेकर पढ़ें, बायो से पढ़ें। और मैं बहुत परेशान करके रखी है कि नहीं, हम जब भी पढ़ेंगे तो हम बायो से ही पढ़ेंगे। अब उसके एवज में हम क्या कर सकते हैं? उसका नंबर भी ठीक नहीं है, लेकिन वो बहुत जिद करके रखी हुई कि हम बायो से ही पढ़ेंगे। ठीक है, गणेश कुमार, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपने सवाल सुना? जी जी जी, तो मैं आपसे जवाब जानना चाहूंगी। देखिए, जहाँ तक बायो का सवाल है, बायोलॉजी के क्षेत्र में भी जो है से आगे पढ़ कर के करियर बना सकती हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि बच्चों का इंटरेस्ट किस क्षेत्र में है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। अगर मान लीजिए कि वो बोल रही हैं कि हमें बायोलॉजी के क्षेत्र में इंटरेस्ट है, तो उनको वही विषय चुननी चाहिए और इस क्षेत्र को, बायोलॉजी को लेकर के आगे बढ़नी चाहिए। और सबसे पहले तो जो है से इंटर करना पड़ेगा उनको बायोलॉजी से, उसके बाद मेडिकल के क्षेत्र में वो आगे बढ़ सकती हैं। इसके अलावा मान लीजिए वो मेडिकल के अलावे भी और पैरा मेडिकल भी है, उसके क्षेत्र में भी वो आगे बढ़ सकती है। तो यह एक अच्छा करियर है जिसमें वो आगे बढ़ सकती है। मधुबनी से हमारे साथ चंदन जुड़ चुके हैं, छात्र हैं जो। जी चंदन, अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरा सवाल ये है कि मैं इस बार 10th कंप्लीट किया हूँ, तो मुझे ये जानना है कि मैं कौन सी स्ट्रीम से अच्छा कर सकता हूँ और मेरा करियर आगे क्या हो सकता है। जी, अभिनव प्रकाश, इन्होंने 10th कंप्लीट किया है अभी अभी और ये जानना चाहते हैं कि ये आगे क्या करियर ऑप्शन को चुने।
मैं अगर छात्र लाइन पे हैं तो उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या आपको चीज़ों को याद करने में आसानी होती है या चीज़ों को समझ के उसके पढ़ाई करने में आसानी होती है? अभिनव जी, वो कॉल तो कट हो चुका है, लेकिन फिर भी हम आपसे उनके सवाल का जवाब जानना चाहेंगे कि वो किस कोर्स को आगे चुने। मैं दोनों पक्ष में एक जवाब दूंगा कि अगर बच्चे को 10th कंप्लीट करने के बाद या अभी तक उन्होंने जैसे पढ़ाई की है, अगर उनको लगता है कि उनको बहुत चीज़ें समझ के फिर आगे की पढ़ाई करके समझ के पढ़ना बहुत आसान लगता है उनको, या अगर उनका सोच ऐसा है कि उन्हें मेमोराइज करना, याद करके चीज़ों को आगे प्रैक्टिस करने में आसानी होती है, तो ये दोनों अलग काबिलियत है और इस दोनों के लिए अलग प्रोफेशन और करियर स्ट्रीम होना चाहिए। अगर आप याद करके आगे पढ़ने में रुचि रखते हैं तो आप लॉ के फील्ड में जा सकते हैं, मेडिकल के फील्ड में जा सकते हैं, क्योंकि इसमें मेमोराइजिंग स्किल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपको चीज़ों को पढ़ के समझना अच्छा लगता है तो आप इंजीनियरिंग, एनी फील्ड विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आप आगे बढ़ सकते हैं। इसमें चीज़ों को समझ करके आगे बढ़ने में ही आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स और मैथ्स याद करने की चीज़ नहीं है, ये समझने की चीज़ है। व्हेन वी टॉक अबाउट कॉमर्स, व्हेन वी टॉक अबाउट बायोलॉजी, ये चीज़ें याद भी करनी होती हैं और समझनी भी होती हैं, मगर फिर भी इनमें मेमोराइजिंग स्किल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप देश की सेवा करें, आप अच्छे करियर प्रोफेशन में जाएं जिसकी बहुत डिमांड है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी अपना करियर चूज़ कर सकते हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान में एक बार अपने आप से सवाल पूछना होगा, अपने आप को बिठा करके सोचना होगा कि हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुकी हैं। हैं समस्तीपुर से, अर्पिता। अर्पिता, अपना सवाल पूछिए। अर्पिता, अपना सवाल पूछिए। अब तक हमारी आवाज आ रही है? यस जी, अपना सवाल पूछिए। आई एम इन 10th और मेरा क्वेश्चन अभिनव सर से है। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मुझे आगे क्या लेना चाहिए। आई मीन PCM, PCB, आई एम टू मच कंफ्यूज। ओके, अभिनव जी आपसे जानना चाहते हैं। I'll repeat my answer. This was the same question which student just now asked. If you are willing to serve the country in medical field, you can go ahead with PCB. It basically needs your memorizing skill as well as understanding, क्योंकि इसमें फिजिक्स भी एज अ पेपर रहता है जिसको समझने की ज़रूरत होती है। बायोलॉजी बहुत मेमोराइजिंग में है। केमिस्ट्री दोनों की इक्विवेलेंट बैलेंस करके एक सब्जेक्ट है। जैसे आप PCM लेंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग स्किल पे ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि वहाँ दो मेजर सब्जेक्ट्स आपके समझदारी पे या समझ पे डिपेंड करते हैं, मैथ्स एंड फिज़िक्स। जो केमिस्ट्री के पार्ट होते हैं उसमें समझना भी है और मेमोराइज़ करना, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों बैलेंस करके चलने वाले सब्जेक्ट्स हैं। एक बात मैं बच्चों को बताना चाहूँगा, इस 10th के बाद सबसे पहली बात हमेशा आप याद रखिए कि जैसे आप अपने करियर स्ट्रीम को चुनेंगे तो उसके पहले कुछ होमवर्क करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको लगता है कि आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं साइंस स्ट्रीम से, इधर डॉक्टर और इंजीनियर, तो आप इसमें भी एक जजमेंट लेनी आपको ज़रूरी है कि आपका फिज़िक्स और मैथ्स अंडरस्टैंडिंग स्किल कैसा है। क्योंकि कभी भी इंजीनियरिंग के बच्चे से जो सवाल पूछे जाते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मैनिपुलेशन होती है। जो सेलेक्टर्स होते हैं वो उनको केमिस्ट्री में रोक सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री का जो मेमोराइजिंग पार्ट है वो बच्चे फंस जाते हैं। उनको फिज़िक्स में और आप मैथ्स में चैलेंज नहीं कर सकते। जो मेडिकल स्ट्रीम के प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं उनको आप बायोलॉजी सब्जेक्ट, बॉटनी, ज़ूलॉजी और केमिस्ट्री में चैलेंज नहीं कर सकते। वो हमेशा फंसते हैं फिज़िक्स में, पेपर में, क्योंकि उनकी हैबिट हो चुकी होती है मेमोराइज़ करने की और ये सब्जेक्ट डिमांड करता है समझने की। तो ह्यूमैनिटी में भी आप जाना चाहते हैं तो इस बात को ध्यान में रख के सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। बट हमारे समाज में लोगों को अपना फ्यूचर देखना होता है पहले, कि हम कैसा वैल्यू ऐड कर सकते हैं, हमारे पेरेंट्स का क्या डिमांड है, उनका क्या इंटरेस्ट है। जैसे एक थोड़ी देर पहले एक बच्चे ने सवाल, एक सर ने, पेरेंट ने सवाल पूछा था कि मार्क्स बहुत कम है, बायोलॉजी में जाने का ज़िद है। अगर ज़िद है तो बच्ची बन सकती है डॉक्टर। मार्क्स बहुत ज़्यादा बैरियर नहीं क्रिएट करता अनटिल एंड अनलेस कि आप किसी नवरत्न कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे मार्क्स का एलिजिबिलिटी है जॉब के लिए, करियर के लिए, कि फर्स्ट क्लास विथ इधर विथ फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन। तो ऐसे ही कुछ, अगर आप 60% एंड अबव हैं तो डोंट बी शैटर्ड, डोंट फील डिप्रेस्ड। अगर आप उससे नीचे भी हैं तो कोई बात नहीं, आज आप यहाँ हैं मगर कल पूरी दुनिया को आप बता सकते हैं कि आप कहाँ जा सकते हैं।
तो बिल्कुल। आज आप कहाँ अभिनव जी हैं, इसके देखिए, वजह से कटिहार कि से भी रुकना नहीं कुछ है। मार्क्स का स्टूडेंट्स मैं तो हैं जो डॉक्टर अपने नहीं बन करियर सकता, को ऐसा लेकर नहीं है। सवाल पूछना चाहते हैं, तो पहले उनको सुन लेते हैं एक बार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्कान भारती है। मैं इस बार अपना मैट्रिक एग्ज़ाम पास की हूँ 89% से, और मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरा सब्जेक्ट है बायो, और मैं आगे डॉक्टर बनना चाहती हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट। सो इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा अच्छा पढ़ाई के लिए हम कौन सा कॉलेज प्रीफर करें जिसमें हमको बहुत अच्छे से पढ़ाई मिले और फिर मेरा आगे फ्यूचर में सक्सेस हो। हम यहाँ से ही पास आउट हुए हैं सिंस व्हेन आई वाज इन नर्सरी क्लास 83% से, एंड आई हैव टू गो इन एयरलाइन। सो आगे कैसे कंटिन्यू करें, मतलब कौन से कॉलेज में जाए जिससे अच्छा एयरलाइन का मिल जाए, और आगे कैसे पढ़ाई कंटिन्यू करना है। डॉक्टर अखिलेश कुमार, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि देखिए, आपने बच्चों को सुना, बच्चे जो 2 बच्चियाँ अभी आपने सुनी, उनमें कॉलेज को लेकर एक संशय बरकरार है कि वो किस कॉलेज में जाएं। चूँकि एक ने मेडिकल की पढ़ाई करनी थी, तो वो किस कॉलेज में जाएं, एक को मैथ्स पढ़ना है तो वो किस कॉलेज में जाएं, तो इसको लेकर कुछ बताइए। देखिए, अभी 10th के बाद जो बिहार में है, कॉलेज लेवल पे 11th और 12th की पढ़ाई लगभग बंद है अच्छे कॉलेजेस में। जैसे पटना यूनिवर्सिटी की बात करें या और दूसरे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में, तो 11th-12th के लिए अब स्कूल्स हो गए हैं। तो मैं इन बच्चों को एक सजेशन देना चाहता हूं कि अगर वो अगर अपने क्षेत्रों से बाहर निकल के बड़े शहरों में जा सकते हैं, अगर उनके गार्जियन एफर्ट कर सकते हैं, तो वो जो बिहार के अच्छे 11th-12th के स्कूल्स हैं, पटना हो, भागलपुर हो, या दरभंगा हो, या रांची हो, या दिल्ली, कहीं भी वो जा सकते हैं पढ़ने के लिए 11th-12th की पढ़ाई। और अपना वो अभी से, जैसे एक बच्ची ने बताया कि वो कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहती है, तो वो मेडिकल की तैयारी करे अच्छे से। और जैसे कि अभी अभिनव सर ने बताया कि कैसे मेडिकल की तैयारी करनी है, कैसे इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, अभी से आपको 11th-12th खूब अच्छे से अपने सिलेबस को पढ़ना है, और मेमोराइजिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग दोनों को आगे लेकर के चलना है। और यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका मदद लेकर के आप फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। और जो टॉपिक आपको ऐसा फिजिक्स में लगता है कि हमें नहीं समझ में आ रही है, तो उससे जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं आप सर्च करेंगे तो एक से एक बड़े लेक्चरर के लेक्चर्स आपके लिए अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। आप उनका मदद लीजिए और चीज़ों को खुद से अंडरस्टूड कीजिए। और मैं ज़्यादा स्ट्रेस करूँगा कि आप सेल्फ स्टडी पे ज़रूर बहुत ज़्यादा ध्यान दें बनिस्पत की बाकी चीज़ों पे, क्योंकि जो आप खुद से पढ़ेंगे, खुद से अंडरस्टूड करने का कोशिश करेंगे, उस क्रम में आपको सब्जेक्ट का बहुत बेहतर और बहुत डीप नॉलेज होगा। तब जाकर के आप जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत स्ट्रेट नहीं आते हैं, थोड़ा बहुत मतलब आपका बाएं दाएं आएगा। तो अंडरस्टैंडिंग जब अच्छी होगी तो उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकेंगे। जुड़ चुकी हैं भुवनेश्वरी रांची से, आप अपना सवाल पूछिए। मुझे अभिनव सर से सवाल करना था। तो मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि मैंने अभी 12th पास किया है, और मैं क्या लूँ, मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं अभी बीएससी करना चाहती हूँ, और मैंने नीट के लिए भी 1 साल तैयारी की थी, पर मैं अच्छा नहीं कर पाई नीट में, और सब लोगों ने बोला कि अब इस प्लान को ड्रॉप कर दो। और मैं चाहती हूँ कि मुझे बताएं अभिनव सर कि मैं क्या करूँ आगे। अभिनव जी देखिए, तमाम बच्चे यही सवाल पूछ रहे हैं कि वो अभी भी श्योर नहीं है कि उनको आगे क्या करना चाहिए 10th और 12th के बाद। मैं इसमें बच्चे को बोलना चाहूँगा, जितने भी बच्चों के मन में ये कन्फ्यूजन है कि अगर आपने +2 की पढ़ाई मतलब 11th-12th की पढ़ाई साइंस स्ट्रीम में बायोलॉजी के प्रिपरेशन को ध्यान में रख के की है, तभी आपने नीट की भी तैयारी 1 साल की है। अगर आपका बेस इस मॉडल पे बेस बना हुआ है जिसमें आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तैयारी कर रखी है, तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आपने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में MBBS का फेल हुए हैं, चूक गए हैं जिसे हम कह सकते हैं। आपने अभी फॉरेंसिक साइंस के बारे में कभी लगता है ध्यान नहीं दिया। गो एंड रिसर्च। इफ़ यू आर टेकिंग अ सब्जेक्ट PCB, तो सिर्फ MBBS इज़ नॉट दी लाइफ, दिस इज़ नॉट दी एंड। डेंटल है, वेटनरी है, साइंस है, फॉरेंसिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है। रिमेंबर वन थिंग, डॉक्टर बीमारी का इलाज नहीं खोजते, वो दवा नहीं बनाते, वो
रिकमेंडेशंस जो रिसर्च की गई है, किताबें हैं जो सिम्टम्स को देखते हैं आपके और वो दवा देते हैं। ऐसे बहुत सारे फील्ड्स हैं, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी आगे की पढ़ाई होती है और उनके रिसर्च पेपर्स डॉक्टर को मदद करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जिसमें प्रोफेशनल्स मेडिसिन बनाते हैं अलग अलग सिम्टम्स के वजह से, और वो दवा डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। तो विथ पीसीबी जिसमें आपने ऑलरेडी अपने जीवन के 3 साल इन्वेस्ट कर दिए हैं, इसको मत छोड़िए। यूजुअली हम अपने समाज में ऐसा बहुत एग्जाम्पल, हमारे समाज में बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने पीसीबी की तैयारी करनी शुरू की, नीट अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल हो गए, सब छोड़ दिए, गार्जियन ने एडवाइस दिया आप ड्रॉप करो, अब बैंकिंग, एसएससी और रेलवे की तैयारी में चले जाते हैं जहाँ पे बायोलॉजी, केमिस्ट्री इन सब का बहुत ज़्यादा रेलिवेंस नहीं रह जाता। हाँ, पढ़ाई कभी ख़राब नहीं होती, ये बात अलग है, वो आपके लाइफ लॉन्ग रहती है, मगर एक वाइज एडवाइस ये है कि जिस चीज़ को आपने पढ़ने में अपने जीवन के 3 साल इन्वेस्ट किए हैं उस फील्ड में करियर बनाइए, आपका टाइम बचेगा, आप उसमें अच्छा करेंगे। दिस इज ओनली बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज। आप अगर फॉरेंसिक्स की अभी आप पता करेंगे, फॉरेंसिक्स में भी आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में फॉरेंसिक्स की सीट्स होती हैं, एग्जामिनेशंस होती हैं, कंपटीशन भी बहुत कम होता है। एंड ट्रस्ट मी, इन कंट्री लाइक इंडिया डेस्परेटली नीड्स फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स। अभिनव जी, बहुत ऐसे महाराष्ट्र से एक निहाल सेठ कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे उनका सवाल ले लेते हैं। निहाल, अपना सवाल पूछिए आप। हेलो जी निहाल, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, अपना सवाल पूछिए। सर मेरा 12th साइंस से हुआ है सर। जी पूछिए। निहाल, अपना सवाल पूछिए क्लियरली, बिल्कुल। सर मैं 12th साइंस से हुआ है सर, मैं आगे कौन सी किस फील्ड में जाऊँ सर, वही मेरा सवाल है सर, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ सर। ठीक है, अनुश्रेष्ठी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो ये निहाल है, इनका 12th साइंस से हुआ है और ये आगे कंफ्यूज हैं कि किस करियर को चुने। मैम, अगर निहाल का साइंस से ग्रेजुएट क्या 12th उन्होंने पास किया है साइंस से, तो ठीक है, वो इट मीन्स कि वो पीसीबी होंगे ना, या पीसीएम है, कोई बात नहीं। अगर वो पीसीबी हैं तो भी उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं मैम। वो बायोटेक कर सकते हैं, वो बीआर्क कर सकते हैं, वो एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, एमबीबीएस कर सकते हैं। और अगर उनको ऐसा लगता है कि वो डॉक्टर के अलावा भी कुछ करना चाहते हैं, मतलब अगर उनका इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, बी फार्मा है, वो वहाँ भी जा सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है मैम। बट हाँ, मैं इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हूँ कि बच्चे 12th कर रहे हैं, उन्हें पता है कि उन्होंने ये चीज़ क्यों सिलेक्ट किया 10th के बाद। 10th के बाद जो हम लोग करियर सिलेक्ट करते हैं मैम, वही उसी लाइन पे हम आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ में। तो जब बच्चे 10th के बाद ये सोचकर सिलेक्ट कर रहे हैं कि उन्हें पीसीएम सिलेक्ट करना है, पीसीबी करना है, या कुछ भी करना है, उन्हें आर्ट्स करना है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ तो सोचा होगा अपनी ज़िंदगी को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर। तो इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूजन कहीं से है ही नहीं। आप जिस सोच से आगे बढ़े हैं, आप उसी सोच को लेकर आगे बढ़िए। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि आप किसी तरह से कोरोना की वजह से और लैक ऑफ स्टडी की वजह से, या फिर अगर आपका कोई अच्छा नंबर नहीं आ रहा है, तो मैं एकदम अच्छे से आपको बता दूं कि डिग्री इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर नाउअडेज। हम लोगों की क्वालिटी, हम लोगों की क्षमता और हम लोगों की इंटेलिजेंस ही हमें एक अच्छे मुकाम तक ले जाती है। डिग्री इज़ जस्ट कि यस आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। अनु जी, रोकना चाहूंगी, धनबाद से सनाया जुड़ चुकी है हमारे साथ फोन लाइन पर। सनाया, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरा सवाल अभिनव सर से है। सर, मैंने अभी क्लास 10th पास किए सीबीएसई से विथ 91%। एंड सर, मेरा एम है कि मैं एक साइकेट्रिस्ट बनूं, तो मेरे को इसके साथ मतलब आगे क्या कोर्स करना चाहिए और कैसा, कौन सा पाथ फॉलो करना चाहिए? अभिनव जी, I'll suggest you go ahead with psychology honors, क्योंकि psychology honors will help you to understand the subject in and out. Psychology honors will also help you
टू अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी। और इसमें बहुत सारे, इस सब्जेक्ट के साथ आगे आप जब बढ़ेंगी तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स, इसके अलाइड सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे इफ़ यू विश टू गो अहेड फॉर एनी पर्टिकुलर प्रोफेशन, मगर उसमें बहुत सारे अलाइड सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ाए जाते हैं जो सपोर्टिंग सब्जेक्ट्स होते हैं उस चीज़ को समझने के लिए। तो साइकोलॉजी अच्छे कॉलेज में पता करिए, साइकोलॉजी ऑनर्स के लिए अप्लाई करिए, अप्लाई फॉर मल्टीपल कॉलेजेस, स्टार्ट एमिंग फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करिए, झारखंड यूनिवर्सिटी में अप्लाई करिए, बिहार पटना यूनिवर्सिटी में अप्लाई करिए, साइंस कॉलेज के लिए अप्लाई करिए, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करिए। इसमें क्या करियर ऑप्शंस हैं, इसको आप एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि CBSE के हर एफिलिएटेड स्कूल के लिए भी ये मैंडेटरी है कि वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट करे अपने स्टूडेंट्स के लिए। और अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस और अच्छे अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, नॉट ओनली इंस्टीट्यूशन, चाहे वो किसी भी लेवल के हों, या वो स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के वाले हों, ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाने वाले हों, या मास्टर्स या डॉक्टरेट के लोगों को पढ़ाते हों, इफ़ दे आर बीइंग ऑनेस्ट विद देम, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोफेशन, इसमें हमेशा रिस्पेक्ट मिलती है। इट्स हैंडसमली पेड प्रोफेशन, जिसमें आपके सामने जो लोग होते हैं आपके एडवाइस से अपना जीवन बना सकते हैं, करियर बना सकते हैं। क्रिमिनल साइकोलॉजी होती है, अगर आप साइकोलॉजी लेकर के लॉ के फील्ड में जाना चाहें तो आप उस फील्ड में भी आगे बढ़ सकते हैं। आप साइकोलॉजी फॉर बिहार के तमाम जिलों से कुछ बच्चे हैं जो सवाल करना चाहते हैं करियर को लेकर, पहले उनको सुन लेते हैं। इस बार 12th पास किया हूँ। मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी था, फिजिक्स केमिस्ट्री था, और मैं इस आगे जाने वाला अगस्त और सितंबर के टाइम मेरा नीट का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि इस हमारे हिंदुस्तान में न्यूरल साइंस को, यानी न्यूरॉन्स के ब्रेन के बारे में तब पढ़ाई नहीं होती है, तो मैं MBBS MS और PhD करके रिसर्च के ब्रांच में किस तरह जा सकता हूँ। मेरा नाम सादाब रजा हुआ और इसी बार मैंने 10th किया रिसेंटली दिस ईयर। इसी साल मैंने 10th पास किया और 94% स्कोर भी हुआ मेरा। और मैं जानना चाहता हूँ कि इसके बाद मैं क्या ऐसा करूँ, मतलब कौन सा कॉलेज चूज करूँ या कहाँ जाऊँ मेरे कैरियर के लिए, मतलब चाहे मैं बिहार से बाहर चले जाऊँ या बिहार में रहूँ, या कौन सा कॉलेज, कैसा कॉलेज, इसके बारे में मुझे पूछना था आप लोग से। गणेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, आपने बच्चों को सुना, कई बच्चे फिर से कॉलेज को लेकर चिंतित हैं कि वो किस कॉलेज में जाए, बिहार में रह कहीं पढ़ें या फिर बिहार के अलावा भी किसी राज्य में जाके वो अपना पढ़ें। MBBS को लेकर भी उनमें संशय बरकरार है कि MBBS वो करना चाहते हैं तो वो किस कोर्स का चुनाव करें, उसके बारे में बताइए। जी हाँ, तो MBBS के लिए सबसे पहले तो उनको नीट की तैयारी करनी पड़ेगी, और वो क्वालिफाई करने के बाद ही जो है से उनके रैंक के हिसाब से उनको कॉलेज अलॉट हो सकता है। अगर मान लीजिए कि अब सबसे पहले है क्या कि बच्चे का इंटरेस्ट किस क्षेत्र में है, यह देखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई जो है टीचिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो 12 पास करने के बाद वो DL-ED का कोर्स कर सकते हैं और वो अपना शिक्षण को जो है से एक कैरियर के रूप में चुनाव कर सकते हैं, और शिक्षक बन कर के वो समाज की सेवा कर सकते हैं। अगर आगे वो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो राज्य सिविल सेवा या फिर UPSC के तैयारी के लिए वो ग्रेजुएशन करके वो आगे अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो उनको पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद वो PhD करके और वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो उनके लिए जो है से आगे कई जो है से अवसर हैं जिसके आधार पर वो अपना करियर का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि बच्चे स्वयं जो है से इस चीज़ का चुनाव करें कि वो क्या बनना चाहते हैं, उनको जिस क्षेत्र में जाना है वो जा सकते हैं। डॉक्टर अखिलेश कुमार, मैं आपके पास आना चाहूँगी। देखिए, अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों पर थोड़ा प्रेशर डाल देते हैं, क्योंकि उनकी जो अपेक्षाएं हैं वो बच्चों से बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वैसे कंडीशन में बच्चे बहुत प्रेशर फील करते हैं और वो गलत चुनाव कर सकते हैं करियर को लेकर। तो वैसे पेरेंट्स और वैसे बच्चों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, पहले भी मैं बोला था
कि गार्जियन जो पेरेंट्स हैं और जो स्टूडेंट हैं, दोनों को मिल करके एसेस करना चाहिए अपना, कि असेसमेंट होना चाहिए, जो असेसमेंट हमारे सोसाइटी में नहीं हो रहा है कि वो किस लायक कैपेबल है। जैसे अभी बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है कि 10th के बाद उसको क्या करना चाहिए, 12th के बाद उसको क्या करना चाहिए। जो 10th पास किए हैं उनके लिए तो अभी 3 स्ट्रीम खुला हुआ है, आर्ट्स है, साइंस है और कॉमर्स है। जो 12th पास किए हैं तो वो बच्चे आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों में कहीं होंगे वो, और वो 12th लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है, चाहे नीट हो या IIT JEE हो या फिर क्लैट का एग्जाम हो, वो नहीं क्वालिफाई कर पाए, तभी वो आगे सोच रहे हैं कि कौन सा हम कॉलेज में जाएं। तो ऐसी परिस्थिति में तो पहले उनको असेसमेंट करना चाहिए कि हमारे कैपेबिलिटी कितनी है, हम आगे कितना अपना कदम आगे बढ़ा सकते हैं, और अपनी चॉइस के सब्जेक्ट्स की पढ़नी चाहिए। जैसे अभी एक बच्ची ने पूछा था कि वो साइकेट्रिस्ट बनना चाहती है, ही इज़ वेरी क्लियर इन हर माइंड कि उसको आगे क्या करना है। तो जब उसको साइकेट्रिस्ट बनना है तो मैं सजेस्ट करूंगा, थोड़ा उसमें ऐड ऑन करूंगा कि उसको अप्लाइड साइकोलॉजी पढ़ना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे। और जब साइकेट्रिस्ट बनना है उसमें तो अप्लाइड साइकोलॉजी बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, आज का डेट में इमर्जिंग सब्जेक्ट है, और वहाँ से आपका रास्ता बिल्कुल बनेगा। उसी तरीके से अगर कोई बच्चा 12th पास कर गया है, अब वो 12th लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया है, तो आगे उसके कई रास्ते हैं। जैसे वो सिविल सर्विसेज की तरफ जा सकते हैं, या फिर वो हायर एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं, या वो टीचिंग प्रोफेशन की तरफ जा सकते हैं, या वो टेक्निकल जैसे एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, ऐसे सर्विसेज में जा सकते हैं, या फिर वो दूसरे जो कुछ टेक्निकल डिग्रीज हैं जैसे पैरामेडिकल हैं, या मतलब कह सकते हैं कि डिप्लोमा डिग्री है, वो लेकर के वो बहुत सारी जॉब ओरिएंटेड जैसे न्यूट्रिशनिस्ट का जॉब है, या आप पैरामेडिकल स्टाफ है वहाँ पे हैं, या ऑप्थेल्मोलॉजी है। तो इस तरह के कई प्रोफेशनल कोर्स हैं जो 12th के बाद भी चलते हैं। तो उनको पहले ये दिमाग में लगाना है कि मुझे जल्दी जॉब पकड़नी है, या कि मैं अपने अब कैरियर को 4 साल 5 साल का एक्सटेंशन दे सकता हूँ। अगर वो 4 साल 5 साल 6 साल का एक्सटेंशन दे सकते हैं तो दे शुड गो फॉर हायर एजुकेशन एंड दे शुड प्लान फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अगर उनको जल्दी जॉब चाहिए तो उनको 12th के बाद जो कुछ प्रोफेशनल डिग्री है वहां उनको करके आगे जॉब की तरफ मूव ऑन करना चाहिए। तो ये एकदम क्लियर है। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, उनके पास भी कुछ सवाल हैं, तो पहले उनको सुन लेते हैं। जी, क्लास 10 में इसका पास की 65% से, और मैं आगे कॉमर्स लेना चाहती हूँ और बैंकिंग का तैयारी करना चाहती हूँ। तो इससे मतलब मुझे आगे क्या करना होगा इसके लिए, बैंकिंग का तैयारी करने के लिए। अनु जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, ये बच्ची कॉमर्स लेना चाहती है और आगे बैंकिंग की तैयारी करना चाहती है, तो उसको किस कोर्स में चुनाव करना चाहिए, किस कॉलेज का चुनाव करना चाहिए इसे लेकर? मैम, अगर वो बैंकिंग की तरफ आगे बढ़ना चाहती है तो उसे बीकॉम करना चाहिए, ठीक है, 12th पास है वो, या वो BBA कर सकती हैं, क्योंकि फ्यूचर में अगर वो MBA इन फाइनेंस करती हैं तो उनको बैंकिंग में आने के बाद भी बहुत सुविधाएं मिलेंगी। और रही बात बैंकिंग के प्रिपरेशन की मैम, तो वी हैव सो मेनी ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल। अगर वो अपने ग्रेजुएशन के साथ, मान लीजिए ग्रेजुएशन अगर वो रेगुलर कोर्स कर रही हैं तो उन्हें इतना वक्त नहीं मिल पाएगा कि वो अपना कोचिंग भी कर सकें और ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर सके। इसमें फिर कहीं ऐसा ना हो जाए कि बच्ची ग्रेजुएशन करने में असक्षम हो जाए, या किसी तरीके से उसे पढ़ाई का ओवर प्रेशर हो जाए। तो ऐसे सीन में अगर वो ग्रेजुएशन कर रही हैं तो वो ऑनलाइन कोर्सेज कर सकती हैं, घर बैठे बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज अवेलेबल हैं। मैंने पहले भी कहा है कि वी हैव इंटरनेट फैसिलिटी नाउ, तो हम लोग बहुत खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, जो हमारे समय में नहीं था। आज के बच्चों के पास तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, तो वो कर सकती हैं। रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप बैंकिंग के साथ जुड़ना चाहती हैं तो गेट रेडी कि आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होगी और फोकस्ड होना होगा किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, नॉट ओनली फॉर बैंकिंग, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे बड़ी बात है डिटर्मिनेशन, यस आई हैव टू डू दिस, ये वाला डिटर्मिनेशन होना चाहिए जी। अगर हमारे अंदर ये बात है कि हाँ मुझे करना है और मैं करूंगी तो हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। टेस्ट सीरीज दीजिए। अनु जी, खगड़िया से एक छात्रा हैं श्रेया, वो भी जुड़ी हुई हैं और वो भी कुछ सवाल पूछना चाहती हैं करियर को लेकर, पहले उनको सुन लेते हैं एक बार। जी, अभी 12th क्वालिफाई किया है, तो इस बार तो एग्ज़ाम हुआ नहीं, तो कुछ किसी बेसिस पे रिजल्ट है नहीं, हम लोग का प्रिपरेशन भी अधूरा रह गया। तो अभी मुझे नीट के लिए प्रिपरेशन करना है, तो मुझे कुछ अच्छे कॉलेजेस के नाम चाहिए और इंस्टीट्यूट, कि मुझे पता नहीं है किसमें सही होगा नहीं होगा। बस मैं ऑफलाइन
भी ऑनलाइन दोनों करना चाह रही हूँ, तो मुझे कुछ सजेस्ट करे, कुछ नेम वगैरह। अभिनव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इस बच्ची को नीट की तैयारी करनी है और उसको कॉलेज की अभी समझ नहीं आ रही है कि वो आगे किस कॉलेज में जाए, उसके बारे में बताइए। बच्ची ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं बच्चे को सारे बच्चों को बताना चाहूँगा कि अगर आपको पता है कि आपको करना क्या है, तो सबसे पहले ये सोचिए कि उसके बेस्ट कॉलेजेस क्या हैं। मैं नाम तो बता रहा हूँ आपको, और ऑलवेज ड्रीम फॉर द बेस्ट थिंग। अगर डॉक्टर बनना है तो एम्स से बनना है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन है। आपके पेरेंट पर और आपको बहुत कम एक्सपेंसेस पड़ेंगे और इसकी डिग्री पूरे वर्ल्ड में रिस्पेक्ट के साथ देखी जाती है। सबसे पहला एजेंडा होना चाहिए, प्रायोरिटी पे होनी चाहिए एम्स। देन इफ़ नॉट एम्स के भी बहुत सारे अलग अलग कैंपसेस हैं। उसके बाद सबसे पहले सोचना चाहिए कि आप जहां से बिलोंग करती हैं उस स्टेट के सबसे अच्छे कॉलेजेस, PMCH, NMCH, या तो आप घर से बाहर जाएंगी तो सबसे अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाएंगी, बेस्ट ऑफ दिस कंट्री। नहीं तो फिर आप अपने स्टेट में रहेंगी, वहाँ पढ़ेंगी। नहीं तो फिर दिल्ली मौलाना आज़ाद कॉलेज, बहुत सारे कॉलेज, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, IGIMS पटना, या तो आप शहर से बाहर जाएंगे डॉक्टर की तैयारी करने, MBBS का ग्रेजुएशन प्रोग्राम करने, तो बेस्ट में जाएंगी। नहीं तो फिर अपने स्टेट में रह करके करेंगे, अपने फैमिली के पास रह के करेंगी। फैमिली का साथ जब बच्चों को मिलता है उनके पढ़ाई के दौरान, उनका करियर अच्छा बनेगा, इसकी गारंटी है। आप कंपटीशन क्रैक करने की बात करें, आप ऑलरेडी क्रैक कर चुके हैं, आप डॉक्टर बनने की बात करें, हमेशा ध्यान रखिए पेरेंट्स का अगर आपके साथ सपोर्ट है, इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। दूसरी सबसे जरूरी बात जो बाकी सारे बच्चों ने पूछा, और एक चीज कमी की वजह से इस प्रोग्राम को अभी क्लोज करना पड़ेगा। और आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगले रविवार भी हम इसी तरीके से आपके साथ जुड़ेंगे और इसी तरह आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए और हम आपके सभी सवालों का एक अच्छा सा उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।